अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। इस वीडियो में मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान के साथ इंटरव्यू के नतीजे में पैदा हुई, जहां सैकड़ों ट्वीट्स हो गए, कुछ लोगों ने ट्विटर स्पेसेस कर दी और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल भी किया, बहुत से लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया। कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा रोना पीटना था कि आपने क्या कह दिया। उसको भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे जिक्र करने दीजिए उस क्रैकडाउन का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और मीडिया के खिलाफ हुकूमत ने और निज़ाम ने शुरू कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो एनर्जी मिनिस्टर रह चुके हैं हमाद अजहर साहब, उनके घर में पुलिस दाखिल हुई उन्हें और बाज़ और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, और उसके तमाम मनाजर जो हैं वो आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से पीटीआई के लीडर्स जो हैं जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप में आते हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और गुज़िश्ता 24 घंटे से जो सेकेंडरी और टर्शरी टीयर के पीटीआई के लीडर्स हैं उनकी तो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उनमें से अक्सर जो है वो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन ये बड़े वसी पैमाने पे अक्रॉस पंजाब ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इसकी वजह क्या है इन गिरफ्तारियों? इसकी वजह यह है कि अब इस वक्त 23 तारीख की शाम है, रात है, और कल 24 तारीख से हुकूमत ये फियर करती है कि एक मोबिलाइजेशन जो है अक्रॉस पंजाब शुरू हो जाएगी। लोग ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, तहरीक इंसाफ की छोटी छोटी टोलियां जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ पहुंचने लग जाएंगी। उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ ने जो उनका एक बेसिक स्ट्रेटजिक प्लान है कि हम पंजाब के पूरे पाकिस्तान के 10-15 बड़े बड़े जो शहर हैं उनको हम एक तरह से पैरालाइज कर देंगे, जहां टाउन सेंटर्स के अंदर, बड़े स्क्वायर्स के अंदर, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, गुजरांवाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में लोग जगह जगह निकल आएंगे और यूं वो अपनी सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करेंगे। और आपने देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुतादिद जलसों में, हर जलसे में तकरीबन उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लामाबाद ना आ सको, नहीं आ सको, तो तुमने यहाँ अटक में निकलना है, जेहलम में निकलना है, तुमने मर्दान में निकलना है, तुमने एबटाबाद में निकलना है, तुमने कराची में निकलना है, तुमने लाहौर में निकलना है। तो ये उनकी एक थिंकिंग और स्ट्रेटजी रही है। और अब पंजाब में, चूँकि पंजाब मेन मतलब बॉडी है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की जो इस्लामाबाद के साथ लगती है, और वैसे भी पंजाब को कंट्रोल करना जो है हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अक्रॉस पंजाब ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। अब इसमें मैं आपको हिकमत अमली भी बताता हूँ, लेकिन पहले ही बताऊँ कि गुज़िश्ता कई वीलॉग्स में मैंने 3 या 4 जो वीलॉग्स किए उसमें मैंने खासी परेशान तरीके से आपको बताया कि बहुत से लोग जो एनालिसिस करते हैं वो आपको ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि थिंग्स आर डन, मैटर्स आर डिसाइडेड, बहुत जल्दी एक इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, और एक मतलब उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में मीटिंग की उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ को कि जल्दी इसको वाइंड अप करो। फिर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने भी एक से ज़्यादा जलसे के अंदर ये कह डाला कि इलेक्शन होने चाहिए। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मेरी सेंस ये है, जब मैं डिफरेंट साइड्स को सुनता हूँ, कम से कम पिछली 3 या 4 वीडियोस में, मेरी सेंस ये है कि देयर आर व्हील्स विद इन द व्हील्स। यहाँ डिसेप्शंस हैं और इनफैक्ट हुकूमत और निज़ाम एक क्रैकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। अब वो क्रैकडाउन इन मोशन है। पिछले 24 घंटे से हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी जो है उसको एक इलाके से दूसरे इलाके में मोबिलाइज किया जा रहा है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को किया जा रहा है, रेंजर्स को किया जा रहा है, बीफअप किया जा रहा है, इनफैक्ट सो मच सो कि आर्मी को भी, जो हमें पता चल रहा है पाकिस्तान आर्मी को, और ये मुझे बड़ा इस पर तशवीश है कि पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल नहीं इसके अंदर आना चाहिए, बिकॉज इसकी बड़ी रॉन्ग पॉलिटिकल और सियासी जो कॉनोटेशंस हैं वो बड़ी गलत हो जाएंगी। बहरहाल एक क्रैकडाउन जो है वो इन प्रोसेस है एट द मोमेंट, और मीडिया भी उस क्रैकडाउन का हिस्सा है। जैसा कि आप मुसलसल FIRs देख रहे हैं, उन्हीं FIRs के नतीजे में मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था, जहां मतीउल्लाह जान ने उसके बाद मेरा इंटरव्यू किया, जिसकी कन्फ्यूजन मैं अभी आपको थोड़ी सी क्लियर भी करता हूँ। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं इस पे कि बेसिकली इस क्रैकडाउन का मकसद क्या है। जो मुझे पुलिस के सोर्सेज से पता चल रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से, वो ये है कि हुकूमत को ख़तरा ये है कि इमरान खान साहब 5 लाख लोग अगर लेकर नहीं भी पहुंचते अटक के पुल के ऊपर या दरियाए सिंध के ऊपर, तो 50,000, 75,000, 1 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा से उनके साथ निकल आएंगे, और यानी मुमकिन है कि लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके साथ मार्च कर रहे हो। इसी वजह है कि इमरान खान, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, खुद जो है पेशावर रुक गए हैं। अगर वो बनी गाला में होते और पेशावर से किसी और ने लीड करना होता तो फिर हुकूमत को इतना ख़तरा ना होता और इमरान खान साहब को इतना एहतमाद ना होता कि वो कहते कि मैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर 3 बजे आपसे 25 तारीख को मुलाकात करूँगा। अब हुकूमत को ख़तरा ये है, जिसकी वजह से पंजाब में क्रैकडाउन हो रहा है, कि खैबर पख्तूनख्वा से दरियाए सिंध के ऊपर अटक के ब्रिज तक वहाँ पर आते हुए तो इमरान खान साहब को रोक नहीं सकते, और वहाँ पर 1 लाख लोगों के साथ वो आ जाते हैं, गो कि बहुत सख्त कहते हैं, एक बहुत ही सख्त मिजाज किस्म के और बहुत ही सुपर एफिशिएंट किस्म के एक DPO जो हैं उनको अटक में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लगाया गया है, जिन पर बहुत एतमाद है कि बड़ी सख्ती करेंगे और वो आगे नहीं आने देंगे हजूम को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, आवाम को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन ख़तरा हुकूमत को है कि अगर ज़्यादा वायलेंट क्रैकडाउन करना पड़ा वहाँ पर, तो फिर उसका रिस्पॉन्स अक्रॉस
पंजाब होगा। और हुकूमत को ये भी एक खौफ है कि जोग्राफियाई एतबार से कम 3 डायरेक्शन से इस्लामाबाद जो है उसमें पीटीआई की हुकूमतें हैं। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है। और ये एक तरह से इस्लामाबाद स्ट्रेटिजिकली 3 डायरेक्शन से गैर महफूज है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उसकी तरफ आना चाहें और फिर खुद पिंडी। तो इसलिए पंजाब में क्रैकडाउन किया जा रहा है कि जो है आप इस पूरी एक मोबिलाइजेशन जो है उसको रोकें इससे पहले कि ये मोबिलाइजेशन इफेक्टिव जो है हो सके। अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि मीडिया का जो क्रैकडाउन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मीडिया का जो क्रैकडाउन है उसकी इंपॉर्टेंस ये है, जैसे जो 17 लोगों की कंसील्ड एफआईआर रखी हुई हैं जिनको अरेस्ट करने का प्लान है शायद आज रात को या कल के दिन के अंदर, आज रात ही मुमकिन है। और गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें मिला है एक प्रिवेंटिव ऑर्डर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि इस प्रेजेंट जो मूड है इसमें जो है इंतज़ामिया या हुकूमत को बहुत ज़्यादा परवाह करेगी, को और हल निकाल लेंगे जो है पकड़ धकड़ के लिए उठाने के लिए। मकसद इसका क्या है? मकसद इसका ये है कि जो की हार्ड हिटर्स हैं, जो ज़्यादा बोलते हैं, जो ज़्यादा कमेंट करते हैं, वीलॉग्स के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए डिफरेंट जगहों पे करते हैं, उन सब को डिटेन कर दिया जाए, उनको फंसा दिया जाए। या तो वो दौड़ जाएं, आगे पीछे हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं, जाहिर है कि ये नेचुरल लॉजिकल प्रेशर है, या वो अदालतों में जाएं, वकील पकड़ें, या फिर लैंड कर जाएं कहीं जेल में या दूर दूर कहीं जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई कि सिंध में, बलोचिस्तान में, ताकि वो डिसफंक्शनल हो जाएं कम से कम अगले 3, 4, 5 दिन के लिए, ताकि एक मीडिया नैरेटिव जो है इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो शेप ना करे। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन है हमारे सामने जो अनफोल्ड कर रही है। अगर मुझे दोबारा मौका मिला और मैं कहीं गुम ना हो गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मजीद इसको मैं एनालाइज करूं, इफ़ आई एम फ्री टू बेसिकली एनालाइज दैट। हम आगे आ जाते हैं। जो कन्फ्यूजन पैदा हुई मतीउल्लाह जान के साथ इंटरव्यू के नतीजे में, देखिए ये इंटरव्यू जो है ये उस वक्त मतीउल्लाह जान साहब ने किया जब हम इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मैं निकला अदालत से। जस्टिस अतर बनल्ला हु वाज वेरी काइंड एंड वेरी ग्रेशियस कि उन्होंने सब जर्नलिस्ट के लिए ये अहकामात इशू किए कि इस्लामाबाद से किसी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परमिशन ना ली जाए, और उनको किसी और डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के किसी और डिवीज़न के हवाले नहीं किया जाएगा। और उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर से और जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी मांगी कि कितनी एफआईआर जो हैं वो इन 3 जर्नलिस्ट जो हैं, जिसमें जहाँ पे अरशद शरीफ थे, समी इब्राहिम थे और मुईद पीरज़ादा, इनके खिलाफ जो एफआईआर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफआईआर्स करा दी गई हैं, तो इनकी तफसील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो शेयर की जाए। और ये उन्होंने ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पे इशू किए। जब मैं उनके बाद निकला तो मती जो है वो अपने कैमरे के साथ तैयार थे जहाँ से ये डिस्कशन हुई। अब उस डिस्कशन के नतीजे में जैसे ही मैंने मती से डिस्कशन की तो वहाँ पे बहुत से और जो जर्नलिस्ट थे या वकील थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने मतीउल्लाह जान को क्यों ये आपने मती को इंटरव्यू दे दिया है, आपको पता है मती इसमें से क्लिप्स निकाल के जो है वो चलाते हैं, ये उनकी बेसिकली आदत है, वो बहुत शरारती हैं। तो मेरा उस वक्त भी उनसे ये था कि देखें मती को मुझे इंटरव्यू देना था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों देना था, और अगर वो क्लिप्स निकालेंगे तो ठीक है हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और वो मैं समझता हूँ कि मती को मैं इसलिए इंटरव्यू देना चाहता था कि मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 4, 5, 6, 7 बरस से पाकिस्तान के मीडिया में, सिविल सोसाइटी में एक टोटल फ्रैक्चर की सिचुएशन है, बहुत बदगुमानी है, बिल्कुल जो है एक आप कह लें कि एक बिल्कुल अपोजिंग पोल्स की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली है, जिसमें आप आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकते और आपके दरमियान इस तरह से ये लड़ाई पैदा हो गई जैसे फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान कोई लड़ाई है, जैसे मुसलमान और यहूदी के दरमियान कोई लड़ाई है। और मैं ये समझता हूँ, अगर मैं पिछले कई वीलॉग्स को देखें, कि अल्टीमेटली हमें पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, और उस पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन से पहले हमें मीडिया और सिविल सोसाइटी की, ओपिनियन मेकर्स की भी रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, ताकि वो आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें और एक कॉमन ग्राउंड और कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसके ऊपर आ सकें। और जब मुल्कों में भी जंग होती है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग होती है, उसके बाद भी कोई हल और रेजोल्यूशन नहीं निकलता है। 47-48 कश्मीर की जंग होती है, 1965 की जंग होती है, 71 की जंग होती है, सियाचिन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और बहुत से हमारे जो मसले होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर यहाँ वापस आता है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर वहाँ होता है, एक्सचेंजेस होते हैं, डेलीगेशंस होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग होती हैं, इवन समिट लेवल मीटिंग्स होती हैं, तो आपका एक एक्सचेंज जारी रहता है। और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है पीटीआई के दरमियान, पीएमएलएन के दरमियान और पीपीपी के दरमियान, ये कोई मुस्लिम और यहूदी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई इसराइली और पैलेस्टीनियन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि इसमें अल्टीमेटली हमने रिकॉन्सिलिएशन नहीं करनी। सो आई थिंक कि मुझे वो इंटरव्यू देना चाहिए। अब बात आ जाती है कि चूंकि उन्होंने उसमें से क्लिप निकाले, 2 किस्म के इश्यूज़ जो हैं वहाँ पे पैदा हुए। एक इशू ये कि मैंने ये कहा, वो ज़्यादा आसान एक्सप्लेन करना, कि मुशर्रफ ने अक्टूबर 99 में जो इंटरवेंशन की
जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जस्टिफाई किया। उस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने उसे वेलकम किया, जस्टिफाई किया, सिविल सोसाइटी ने भी जस्टिफाई कर दिया, बिकॉज सभी लोग नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी 1997 और 99 के दरमियान की, उससे इतने तंग और इतने नाला थे। ये वो हुकूमत थी जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ इस हुकूमत के दरमियान। ये वो हुकूमत थी जिसने उस ज़माने में टीवी नहीं था तो जंग और न्यूज़ पब्लिकेशन जो है उसके ऊपर हमला रखा, 1 महीने तक उसका न्यूज़ प्रिंट बंद कर दिया, बहुत उनको उठाया, बहुत तंग किया, बैन करने की कोशिश की। ये वो हुकूमत थी जिसके ज़माने में फैसलाबाद के अंदर लोगों के साथ बड़ा तशद्दुद हुआ। ये वो हुकूमत थी जिसमें नजम सेठी साहब को उनके घर से आईबी ने उठाया और उनको बहुत देर तक इनकारसरेशन के अंदर रखा। तो ये हुकूमत बड़ी गैर मकबूल थी। ये वही हुकूमत थी जिसमें जनरल जहांगीर करामत जो हैं उनको रेजिग्नेशन के लिए फोर्स किया गया एज आर्मी चीफ। तो ये हुकूमत बड़ी गैर मकबूल थी और उसके चले जाने को लोगों ने वेलकम किया। लेकिन मेरा इस्तदलाल ये है कि अब पहले भी मैं कहता रहा हूँ, लेकिन दबे अल्फाज में मैंने टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा, रिफ्लेक्टिंग बैक हम 1999 अक्टूबर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हम उसे जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज उसको जब तक हम उसको कंडेम नहीं करते और हम कहते हैं कि ये चीज़ गलत हुई, नवाज शरीफ साहब अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, ये बुरे प्राइम मिनिस्टर थे, फेलियर थे या सक्सेसफुल थे, उनका पॉलिटिकली हल निकलना था। और उनकी हुकूमत के दरमियान जो मिलिट्री इंटरवेंशन होनी थी उसमें जनरल मुशर्रफ जो अदरवाइज एक बड़े अच्छे आदमी थे और उन्होंने जो हुकूमत की 8 बरस के लिए वो बहुत बुरी हुकूमत नहीं थी, उसकी बड़ी तारीफ भी की जा सकती है बहुत से इंडाइसेस में। लेकिन वो इकदाम जो था 12 अक्टूबर 1999 का, उसको अगर हम जस्टिफाई करें तो फिर हम पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जर्नी और सफ़र में आगे नहीं चल सकते। लेकिन ये पॉइंट जो है ना एक्सप्लेन करना बड़ा आसान था। तो दूसरा पॉइंट है जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई दोनों साइड पे, लोगों ने मुझे वेलकम भी बहुत ज़्यादा किया, लोगों ने टेक्स्ट करके, और बहुत से लोगों ने बहुत शदीद उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया, कॉल्स भी की, टेक्स्ट मैसेज किए, ट्वीट्स किए। वो दूसरा ये था जहाँ मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2017 के अंदर, वो डिस्क्वालिफिकेशन भी अब हमें बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लगती है। हमें लगता है कि हमें यूज़ किया गया और हमें मिसलीड किया गया, जिसके बाकायदा ढांचा बनाया गया है, वो उसका एक बैनर बनाया गया कि मोहित पीरज़ादा गुमराह एंड ऑल दैट। वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल क्या था? पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ये था कि नवाज शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, हमारी पोजीशन ये थी कि पब्लिक ऑफिस का एब्यूज़ और मेगा करप्शन जो है ये अनएक्सेप्टेबल है। और दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ किया जब उन्होंने मोदी सरकार के साथ अपने ताल्लुकात को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लेवरेज करके उन्होंने प्ले करने की कोशिश की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था और अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे जब इस प्रिंसिपल स्टैंड से पाकिस्तान का निज़ाम जो है, ये पाकिस्तान के इदारों ने फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देमसेल्व्स उन्होंने उससे विड्रॉ किया, तो कैसे उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, बहुत ज़्यादा उसमें डिसअपॉइंटमेंट हुई और वहाँ पर पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक जो है वो फ्रैक्चर हो गई। और ये मैंने आज से कुछ 10 हफ्ते पहले मार्च के शुरू में कहना शुरू कर दिया था कि जिस किस्म की सियासी तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है, इससे पाकिस्तान की जो बॉडी पॉलिटिक है और ख़ास करके जो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। अब ये हर बंदे को नज़र आ रहा है कि वो फ्रैक्चर हो गई है, लेकिन मुझे मार्च में नज़र आ रहा था कि फ्रैक्चर हो गया। लेकिन मैं 3 क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला क्लिप है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड जनाब टीवी एंकर पर्सन, बहुत ही ज़बरदस्त वीलॉगर जनाब इमरान खान रियाज का। ये उनका क्लिप उनके उस वीलॉग से है जो उन्होंने 13 मई 2022 को रिकॉर्ड किया, जब वो बनी गाला में जर्नलिस्ट की एक मीटिंग हुई इमरान खान साहब के साथ उनके मर्दान के जलसे से पहले। और वहाँ से आके मैं उसमें नहीं मौजूद था, मैं नहीं पहुँच सका था, मुझे बहुत देर से पता चला दिन के 3 बजे। तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई उसके बाद इमरान खान रियाज ने ये वीलॉग किया और ये पहले 2 मिनट के अंदर इमरान खान रियाज क्या बताते हैं आपको कि इमरान खान साहब ने क्या कहा कि मेरी क्या मिसकैलकुलेशन थी, उनकी क्या मिसकैलकुलेशन थी, मेरी क्या मिसकैलकुलेशन थी। ये आप इमरान खान रियाज साहब के खुद उनसे सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा कि एक मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ और एक उनका मेरे बारे में अंदाजा गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स इन चोरों और डाकुओं को कभी बतौर हुक्मरान तस्लीम नहीं करेंगे। यानी मुझे यह पता ही नहीं था कि करप्शन उनके लिए मसला ही नहीं है। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि करप्शन उनका मसला नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये इमरान खान रियाज ने कोई अपने से नहीं घड़ा, ये उन्होंने कोई इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि यही चीज़ खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मर्दान के जलसे में कही और गालिबन सियालकोट के जलसे में भी उन्होंने कही। लेकिन मर्दान के जलसे में उनके अल्फाज क्या थे मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। लेकिन जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे, जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। वो ताकतवर की करप्शन को
वो बुरा नहीं समझते, वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। अगर आपने इमरान खान साहब को सुन लिया तो मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बड़े इंटेलिजेंट शख्स का एक क्लिप दिखाता हूं। साहिबजादा हामिद रजा साहब का, जो सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हैं, पाकिस्तान की मजहबी जो जमातें हैं उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बरतानिया से इन्होंने पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट हैं। लाहौर के अंदर एक तकरीर करते हुए, एक सेमिनार में, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर साहिबजादा हामिद रजा की तकरीबन 10, 11, 12 मिनट की ये स्पीच का क्लिप जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ये उसका हम इमेज भी दिखा देते हैं, लेकिन उसमें से मैं 30 सेकंड का टुकड़ा आपको सुनाता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट किस चीज़ पे हुई। कि 2014 के धरने में तो आप मुझे बताते थे या हम सब लोगों को बताते थे कि राना सनाउल्लाह इतने अफराद का कातिल है। आप हमें ये एविडेंसेस देते थे कि ये शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स के ऊपर ये कत्लेआम हुआ मॉडल टाउन के अंदर। अब ये आपने कुछ नहीं देखा होगा, ये व्हाट्सएप पे भी बहुत चलता रहा, लेकिन आप इसको पूरा देख लें 10 मिनट का, तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के अंदर जो इतना शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, और ख़ास करके उन लोगों की तरफ से हुई रद्द-ए-अमल हुआ है जिनको प्रो एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता है, जो एस्टैब्लिशमेंट के ये निज़ाम के सपोर्टर थे, उनकी तरफ से जो इतना शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है, उसकी वजह क्या है वो आपको साहिबजादा हामिद रजा की इस स्पीच के टुकड़े से, पूरी स्पीच आप देखें तो आपको बहुत बेहतर जो है वो समझ आ जाएगी। अब डिसअपॉइंटमेंट क्या है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जाहिर है कि जब वो वहाँ पे बात हो रही थी वो खुल के एक्सप्लेन नहीं हो सकी। देखें, मैंने उसमें जिक्र किया, लेकिन वो उसमें कम इंटरेस्टेड थे तो वो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल सका, वो और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मती। देखें, इस खाकसार ने 1000 पेज की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के 10 वॉल्यूम्स जो हैं वो पढ़े, मार्क करके येलो हाइलाइटर से बाकायदा नोट्स उनके ऊपर लिखे, और रातों को जाग के 1000 सफ़ा पढ़ना आसान काम नहीं होता। उसमें 6 पाकिस्तान की प्रीमियर जो एजेंसी थी, जिसमें FIA थी, ISI थी, IB थी, गलबन उसमें SCCP थी, उन सब ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। वो मैंने संभाल के रखे हुए थे। अभी चंद दिन पहले मैंने फाइनली डिसअपॉइंटमेंट में उनको ट्रैश कर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि इसका कोई फ़ायदा जो है नहीं हुआ। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 डिसीजन थे, बल्कि 3 डिसीजन थे, पहले एक 2016 के एंड का डिसीजन था, ये जनवरी 2017 का डिसीजन था, फिर एक फरवरी या मार्च 2017 का डिसीजन था, और फाइनली जो जुलाई 2017 का डिसीजन था, वो भी 300 पेजेस के, कोई 150 पेज का था, 300 साढ़े 300 पेज के डिसीजन, वो भी मैंने इसी तरह से येलो हाइलाइटर से निकाल के पॉइंट्स लिख के, और मैंने ये समझा इन माई इनोसेंस, इन माई बिलीफ जो था कि पाकिस्तान की तारीख का पहिया जो है वो आगे मूव कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, निज़ाम ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस के अब्यूज़ और मेगा करप्शन के ख़िलाफ़ एक वाज़े प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया है। और वो जो मैंने विक्ट्री का साइन बनाया था वो इसमें था कि पाकिस्तान जो है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक, वो उसका वो था, उसको अब जो समझना चाहे वो समझना चाहे। देखें, जो फुल मेटल जैकेट एक फ़िल्म है हॉलीवुड की, जो फुल मेटल जैकेट देखता है और जो ब्लैक हॉक डाउन देखता है, एक दूसरी फिल्म है अमेरिकन हॉलीवुड की, जो ब्लैक हॉक डाउन देखता है वो ज़ाहिर है फुल मेटल जैकेट को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और जो फुल मेटल जैकेट देखता है वो कभी ब्लैक हॉक डाउन जो है ना उसको देख नहीं सकता 5 मिनट से ज़्यादा। तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो मेरा स्टैंड पॉइंट था जो मैंने वहाँ पर एक्सप्रेस किया। और अब उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन हो गई। 2018 के हमने देखा कि निज़ाम जो था, यही चीज़ कही ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, यही चीज़ है ना जो इमरान खान रियाज ने बताई अपने वीलॉग के अंदर, और यही चीज़ है जो इमरान खान साहब ने प्रधान के जलसे में भी कही, सियालकोट के जलसे में भी कही। वो खासी देर से कह रहे हैं, कभी वो खुल के कहते हैं, कभी खुल के नहीं कहते, कि निज़ाम जो था वो तैयार ही नहीं था मेगा करप्शन और अब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस को प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। ये प्रोसेस फ़ौरन शुरू हो गया नैब के थ्रू 2018 के इंतखाबात के बाद, या शायद उससे पहले भी शुरू हो चुका था। और वो सारे, उसके बाद नैरेटिव ये शेप हुआ कि इन केसेस के अंदर कुछ नहीं था, ये केसेस ही कमज़ोर थे। अदालत की जब स्क्रूटनी हुई है तो केसेस जो हैं सारे कोलैप्स कर गए, या नैब बड़ी निकम्मी थी। हालांकि मैंने उस मल्टी एजेंसी के जो लोग थे 6, उनसे कई दफ़ा मैंने प्राइवेटली ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछा, उन रिपोर्ट्स को भी दोबारा देखा, और जो 6 मल्टी एजेंसी की जो रिपोर्ट थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, 1000 पेज के 10 वॉल्यूम थे, उसके अंदर बहुत ही इंटरकनेक्टेड लॉजिकल फ्लो है इन्फॉर्मेशन की, जिसने उसको पढ़ाओ। और जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिसीजंस हैं, एक फर्स्ट पार्ट 2017 का और एक जुलाई का, वो बहुत डिटेल्ड और लॉजिकली कनेक्टेड डिसीजंस हैं। लेकिन निज़ाम ने उस पूरी लॉजिक को जो 2014 और 2018 की पॉलिटिक्स के नतीजे में हमारे सामने आई थी, उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद निज़ाम से ये मैसेज निकला कि पॉलिटिकल करप्शन एक्सेप्टेबल चीज़ है, और ये भी मैसेज निकलने लग गया कि हिंदुस्तान के साथ लेवरेज भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, और हिंदुस्तान के साथ हम हर किस्म की जो है सूरत हाल पे हमें हिंदुस्तान के साथ सुलह करनी है। जिसको मैंने अपने कई व्लॉग्स में कहा है
कि हमें हिंदुस्तान के साथ सुलह करनी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्टिंग टर्म्स पे करनी है। और जिन टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने रीडिफाइन किया है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिलेशन और खुद अमेरिका के साथ, के वेस्ट के साथ सेल्फ रिस्पेक्टिंग रिलेशन के ऊपर एक जो डील जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये आई होप आई हैव प्रिंसिपली एक्सप्लेन दिस कि यहाँ पर एक रिवर्सल हुआ जिसके नतीजे में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और ये वो डिसअपॉइंटमेंट है जो तहरीक इंसाफ के अंदर भी है, जो उन तमाम इस वक्त टेलीविजन एंकर जो अताब में आपको नज़र आते हैं, जो वीलॉगर आपको अताब में नज़र आते हैं, ये सब उस प्रोसेस का हिस्सा थे, खाली मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था इस डिसअपॉइंटमेंट का। बट अब आगे आ जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्या समझते हैं लोग जब लोग ये डिस्कशन करते हैं सारी अपने ट्विटर स्पेसेस के ऊपर, और सारी जो डेफिनेशन है कि नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ या बाकी सब लोगों के साथ, वो कोई सिविल मिलिट्री डिवाइड का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा था, खाली ये कोई हिंदुस्तान से दोस्ती करने का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा था। ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जो इस वक्त आप पाकिस्तान में एक हैजान देख रहे हैं, इस तरह आप देख रहे हैं, इसे सिविल मिलिट्री डिवाइड या सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से आप नहीं समझ सकते, वरना 100 साल तक आपको समझ नहीं आई। ये दर हकीकत पाकिस्तान की जो एलीट कैप्चर है, जो पाकिस्तान की एलीटिस्ट क्लास है, जिसके हाथ में सारी ताकत, प्रिविलेज, पैसा और इकोनॉमिक कंट्रोल है अपने 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 खातर, और पाकिस्तान की जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, ये उसके दरमियान एक बड़ी सीरियस फॉल्ट लाइन है जो गहरी से गहरी होती चली जा रही है, और जो पैदा हुई है 9/11 के बाद से, मुशर्रफ रजीम के बाद से, 2010 के बाद से ये बहुत डीपन हो गई है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो इस मिडिल क्लास की फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स के ऊपर खड़े हैं। ये वो मिडिल क्लास की फीलिंग है जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की सिविल मिडिल क्लास के साथ कनेक्ट करती है, और जो पाकिस्तान के डायस्पोरास जो सारे मिडिल क्लास में फॉल करते हैं उनमें बहुत ही कोई कम है जो सुपर रिच हैं या सुपर एलिटिस्ट हैं। ये सब जो हैं ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। इनको ये पूरी मिडिल क्लास है, ये इस पॉलिटिकल मोमेंट में कनेक्ट हुई भी है। अच्छा, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो 30 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं हर लेवल के, उनकी फीलिंग वही होती है जो अफवाज पाकिस्तान के एक्टिव ऑफिसर्स की होती है। ज़ाहिर है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन विच इज़ ऑफ कोर्स कमेंडेबल, लेकिन फीलिंग उनकी एग्जैक्टली वही होती है, वर्ल्ड व्यू उनका वही होता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये कि अगर आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, मैं दर्जनों ऐसे रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स को जानता हूँ जो हर उनकी किस किस्म की उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है। हर ब्रिगेडियर की 95% ऑफ दोज ब्रिगेडियर्स की एक ही वाइफ होती है ज़िंदगी में। 25-30 बरस की शादी उनकी चल रही होती है, 2 या 3 उनके बच्चे होते हैं। बहुत कम होगा कि एक ब्रिगेडियर के आपको 3 बच्चे मिलेंगे, 2 या 3 बच्चे होते हैं। बीवी अक्सर की 95% टाइम्स में काम करती है, या वो स्कूल की टीचर है या लेक्चरर है या प्रिंसिपल है या डॉक्टर है या कुछ और है, लेकिन वो काम करती है, या आर्किटेक्ट है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, बिजनेस कर रही है, कुछ और रन कर रही है, एजेंसी रन कर रही है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रही है। और जो ब्रिगेडियर है वो भी अपनी रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट जब हो रही होती है तो अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होता है। वो एम्प्लॉयमेंट कई दफ़ा वो DHA में ढूंढ रहा होता है, कैंटोनमेंट्स में ढूंढ रहा होता है, इधर ढूंढ रहा होता है, उधर ढूंढ रहा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जरूर ढूंढ रहा होता है। आपको कोई भी रिसेंटली रिटायर्ड ब्रिगेडियर किसी एम्प्लॉयमेंट के बगैर नहीं मिलेगा। यही हाल कर्नल का है, यही हाल जो है वो मेजर का है। तो ये एसेंशली एक मिडिल क्लास है। यही वजह है कि ये जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान है, इनका वर्ल्ड व्यू एग्जैक्टली वही है जो वर्ल्ड व्यू आपको मेरी तरह के लोगों का और बहुत से लोगों का या डायस्पोरास का नजर आता है। तो ये जो दूसरी तरफ एलीट कौन है, एलीट मिलिट्री के अंदर भी है, एलीट सिविल में भी है। आप देखते हैं कि बहुत से जो हमारी टॉप की फैमिलीज हैं उनमें एक भाई जो है वो सियासत में कहीं बहुत इंपॉर्टेंट MNA है, या वो मिनिस्टर है बड़ा की किस्म का, या वो इसे कहते हैं टॉप सिविल सर्वेंट है, कमिश्नर है, या फेडरल सेक्रेटरी है, या प्रोविंशियल सेक्रेटरी, और उसी का एक भाई आपको आर्मी में मेजर जनरल मिलेगा या कोई और सीनियर ऑफिसर मिलेगा, या आपको वो कॉर्पोरेट लीडर मिलेगा, CEO मिलेगा, डिप्टी CEO मिलेगा, CFO मिलेगा। तो ये एक एलीट क्लास है जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को 22 और 23 करोड़ लोगों के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंप्लीट करती। ये वो पॉलिटिकल झगड़ा है जिसका हल निकालना है पाकिस्तान की सियासी जमातों को आगे बढ़ के। अब लास्ट पॉइंट है ऑन दी FIRs जो सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ काटी जा रही हैं, और ये सारी FIRs आप देखें एक किस्म की इनकी इबारत है। मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए FIR कटनी जो है ना वो कोई बायसे ये कोई गोल्ड मेडल नहीं है कि कोई बड़ी बहादुरी की। मैं ना गामा ख़ानदान के पहलवान के ख़ानदान से हूँ, ना मैं इसे कहते हैं अपने को मैंने बड़े दावे किए बहादुरी की, जुर्रत और शुजात के, और ना मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं एक इंटेलेक्चुअल वर्कर हूँ, एक एनालिस्ट हूँ, और मेरा काम है, मेरा ब्रेड एंड बटर काम है सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालिसिस करना, डिस्क्राइब भी करना, उसको एनालिसिस करना, एक्यूरेट एनालिसिस एज पर माई माइंड। मैं कोई वॉरियर थोड़ा हूँ
कि मैं कोई फौज का सिपाही हूँ या मैं कोई पुलिस का सिपाही हूँ, कि मैं इस किस्म की जो स्ट्रगल है ये मेरी जर्नलिज्म का हिस्सा नहीं है। मैं इसलिए मुझे बड़ी परेशानी भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है कि मेरे ऊपर अगर FIR कट जाती है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की, इसका मतलब है कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं एंटी स्टेट हूँ। अगर मैं एंटी स्टेट हूँ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ पाकिस्तान में कोई प्रो स्टेट नहीं है। मुझसे ज़्यादा बड़ा प्रो स्टेट जो है रियासत के साथ खड़ा हुआ जो एक इंटेलेक्चुअल ओपिनियन मेकर है वो पाकिस्तान में अभी नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जो बाकी हैं वो सब मेरी तरह के हैं जो इस वक्त जो है जिनके ऊपर ये मुद्दा गिर रहा है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसका मतलब ये है कि जब ये क्राइसिस ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की जो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, उनके फ्रेंड्स जो हैं वो जेन्युइन फ्रेंड्स उनके जो हैं वो बहुत थोड़े रह जाएंगे। ये भी वही चीज़ है जो मैंने दर्जनों दफ़ा कही। तो लेट्स सी, अगर कल तक मैं आप कर सका तो आई विल डेफिनेटली बी एबल टू ब्रिंग अनदर वीलॉग टू यू टू एनालाइज द सिचुएशन। थैंक यू सो मच।